Hello students, in this video we'll discuss chapter number 10 the Mughal Empire। बेटा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे माइटी मुगल एम्पायर को, साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे माइटी मुगल एम्परर्स को, जैसे कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को, कि जब मुगल्स इंडिया में रूल कर रहे थे तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसे चलता था। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे मुगल आर्किटेक्चर को। ठीक है, ताजमहल आप सबको पता ही है ना, किसने बनवाया, किसके लिए बनवाया, क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में हमको। तो पहले तो हमको बेटा वो सोर्सेस को पढ़ना है, वो सारे सोर्सेस को डिस्कस करना है जिनके अकॉर्डिंग हमने रिकंस्ट्रक्ट की है द एजेस ऑफ द मुगल्स। मुगल्स की हिस्ट्री जो आपको इस चैप्टर में पढ़ाई जा रही है वो किस सोर्स पर बेस्ड है, कौन से आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, कौन से लिटरेरी सोर्सेज हैं, जिनको पढ़ करके ये चैप्टर बनाया गया है जो आज आप पढ़ रहे हैं। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब को। इसके बाद के जो मुगल्स थे उन्हें लेटर मुगल्स कहा जाता था, उन्हें हम इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ औरंगजेब तक पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन और मुगल आर्किटेक्चर। बेटा मुगल्स के एडवेंट के साथ ही हमारी इंडियन हिस्ट्री में एक नया ही एरा बिगिन होता है, एक नए एरा की शुरुआत होती है मुगल्स के एडवेंट से। जो मुगल एम्पायर था उसे एस्टेब्लिश किया था बाबर ने। बाबर का जन्म हुआ था, मतलब बाबर का जो बर्थ हुआ था वो कहाँ हुआ था, फरगना में, जो कि आज प्रेजेंट डे के उज्बेकिस्तान में है। सेंट्रल एशिया में एक कंट्री है उज्बेकिस्तान, वहाँ पर फरगना में जन्म हुआ था बाबर का। इतनी बातें समझ में आ गई कि जैसे ही मुगल्स का एडवेंट होता है इंडिया में, इंडियन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक न्यू एरा की बिगिनिंग होती है। मुगल एम्पायर एस्टेब्लिश करने वाले थे बाबर, जिनका जन्म हुआ था फरगना, उज्बेकिस्तान, सेंट्रल एशिया में। ये बेटा अगर हम भारतीय इतिहास की बात करें, इंडियन हिस्ट्री की बात करें, तो जैसे ही मुगल्स का एडवेंट होता है इंडिया में, वैसे ही इंडियन हिस्ट्री एक टर्निंग पॉइंट लेती है और एक न्यू एरा में पहुंच जाती है। ठीक है बात, विद द एडवेंट ऑफ मुगल्स, जैसे ही मुगल्स का एडवेंट होगा न्यू एरा की बिगिनिंग होगी इंडियन हिस्ट्री में। जो मुगल एम्पायर था उसे एस्टेब्लिश किया था बाबर ने। बाबर का जन्म हुआ था सेंट्रल एशिया की एक कंट्री जिसका नाम है उज्बेकिस्तान, वहाँ के फरगना में। तो बाबर कहाँ जन्मे थे बेटा, फरगना में। फरगना कहाँ पर है, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान कहाँ पर है, सेंट्रल एशिया में। और जो बाबर थे फादर साइड से कनेक्टेड थे तैमूर से, और मदर साइड से कनेक्टेड थे किससे, गेंगिस खान से। देखो पापा मम्मी होते हैं हर बच्चे के, तो बाबर के फादर भी थे, बाबर की मदर भी थी। तो बाबर अपने फादर की साइड से किससे कनेक्टेड थे बेटा, तैमूर से। मदर की साइड से किससे कनेक्टेड थे, गेंगिस खान या चंगेज खान से। इतनी बातें क्लियर हुई। अब हम देखेंगे वो सोर्सेज जिनके बेस पे हमने हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया, मुगल्स की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया है। कब से कब तक की, 1726 से लेकर के 1707 तक की। 1707 वो टाइम है जब हो जाती है औरंगजेब की डेथ। बेटा प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज हैं, और जिसमें कि लिटरेरी रिसोर्सेज तो भर भर के पड़े हुए हैं। अकबरनामा, बाबरनामा, हुमायूंनामा, बायोग्राफीज पड़ी हुई हैं। तो हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है मुगल्स की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज बहुत सारे हैं। प्लेंटी में सोर्सेज अवेलेबल है मुगल हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, लिटरेरी भी और आर्कियोलॉजिकल भी। ताजमहल आप देख ही रहे हैं, ठीक है, तो ताजमहल को देख लो तो आपको पता चल जाए कि मुगल्स कितना आगे थे आर्किटेक्चर में। ताजमहल आज भी 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में है, तो मतलब कहीं ना कहीं आर्किटेक्चर तो बहुत अच्छा होगा ही ना। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स हमने ताजमहल देख के बता दिया भाई कि हाइट में थे ये एकदम आर्किटेक्चर की। लिटरेरी सोर्सेज आप बाबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा में से कुछ भी पढ़ लें। अकबरनामा को कई बार आईन अकबरी भी कहते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कितना कुछ था उनके एडमिनिस्ट्रेशन में। इनके बेसिस पे हम मुगल की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। पहले हम लिटरेरी सोर्सेज को देखेंगे। So students, on first number we'll talk about अबुल फजल्स, आईन अकबरी एंड अकबरनामा। लिटरेरी सोर्सेज में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबुल फजल की, आईन अकबरी और अकबरनामा को। अबुल फजल बहुत ही महान स्कॉलर थे, ग्रेट स्कॉलर थे, ग्रेट हिस्टोरियन थे मुगल पीरियड के, मतलब मुगल एज के।
सो अबुल फजल क्या थे? एक ग्रेट स्कॉलर थे, लीडिंग हिस्टोरियंस थे, हिस्टोरियंस नहीं, हिस्टोरियन थे मुगल एज के। इन्हें सबसे ज़्यादा जाना जाता है इनके हिस्टोरिकल वर्क आईन अकबरी और अकबरनामा के लिए। आईन अकबरी पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई है, बहुत ही एलिगेंट तरीके से लिखी गई है। और अगर आपको जानना हो कि अकबर के टाइम में आर्मी कैसी थी, लीगल रूल रेगुलेशन कैसे थे, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसे रन करता था, रेवेन्यू सिस्टम कैसा था अकबर का, किससे कितना टैक्स लिया जाता था अकबर के टाइम पे, तो आप किसको पढ़ो बेटा? आईन अकबरी को पढ़ो। हमें आईन अकबरी पढ़ने के बाद, अबुल फजल की राइटिंग पढ़ने के बाद ये बात समझ में आ जाती है कि बेटा ये जो अकबर थे, इनकी जो पर्सनालिटी थी वो थोड़ी कमांडिंग थी। आईन अकबरी के 5 सेक्शंस हैं या 5 बुक्स हैं आईन अकबरी में। पहली जो है वो डील करती है रॉयल हाउस होल्ड से, मतलब फैमिली को बताती है। जो सेकेंड है वो मिलिट्री और सिविल सर्विसेज की बात करती है। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं था कि बहुत स्ट्रांग नेवी थी, है ना, इन द मॉडर्न सेंस ऑफ द टर्म। पर जो अबुल फजल थे वो लिखते हैं कि जो एडमायरलिटी डिपार्टमेंट था, उसका फंक्शन था कि वो बोट्स बनाए, स्किल्ड सी मैन को रिक्रूट करे। फिर से ध्यान से सुनो बेटा, जो सेकंड बुक थी वो मिलिट्री और सिविल सर्विसेज की बात करती थी। अच्छा, इस बुक में ऐसा कहीं पर भी बहुत ज़्यादा नहीं लिखा था कि बहुत मॉडर्न आर्मी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेवी है। पर अबुल फजल ये ज़रूर लिखते हैं कि जो एडमायरल्टी डिपार्टमेंट था, उसका काम था कि वो बोट्स बनाए और स्किल्ड सी मैन को, जिनको स्विमिंग वगैरह आती थी, उन्हें रिक्रूट करें। जो थर्ड बुक थी वो डील करती थी इम्पीरियल एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि एक्चुअल में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन, प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, वो बताती है इनकी तीसरी बुक। और इसमें क्या था? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ, जस्टिस। अकबर ने अपने लोगों को ये कहा था कि भाई, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे, मतलब एम्परर को, राजा को, कोई लीगल एक्शन लेनी चाहिए किसी मैटर में, तो आप मेरे सामने पेटिशंस लेके आए। पेटिशंस का मतलब क्या होता है? दया याचिका, याचिका होता है क्या? दया याचिका नहीं होता। दया याचिका तो होता है मर्सी पेटिशन का हिंदी। पेटिशन का मतलब सिर्फ क्या होता है? याचिका। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं पर मेरे लीगल एक्शन की ज़रूरत है, तो आप याचिका मतलब पेटिशंस लगाओ, मैं उसके ऊपर काम करूँगा। ये जो बुक थी हमें ये भी बताती है कि प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन एम्पायर का हो, अच्छे से सबको सारी फैसिलिटीज़ मिले, सबका वेलफेयर हो, इसलिए इन्होंने पूरे एम्पायर को सूबास में डिवाइड कर दिया था। एक एम्पायर में बहुत सारे सूबे थे, सूबे बोले तो प्रोविंसेस थे, विच वर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सरकार्स, जिसको हम आज क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट्स। तो पूरे के पूरे एम्पायर को डिवाइड किया हुआ था सूबास में। सूबे है वैसे ये, मतलब हम बोल सकते हैं आज का प्रोविंसेस। और फिर सूबास को डिवाइड किया गया था, फर्दर सब डिवाइड किया गया था सरकार्स में। सरकार्स को हम बोल सकते हैं आज का डिस्ट्रिक्ट। क्योंकि प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन चाहते थे अकबर, तो उन्होंने पूरे के पूरे एम्पायर को पहले काय में डिवाइड किया? सूबा में, मतलब प्रोविंस में। फिर प्रोविंस को काय में डिवाइड कर दिया? डिस्ट्रिक्ट में या सरकार्स में। जो फोर्थ बुक है वो हमें इंफॉर्मेशन देती है अबाउट हिंदू थियोलॉजी, मतलब जो रिलीजियस बिलीफ थे। थियोलॉजी क्या है? रिलीजियस बिलीफ। हिंदू के रिलीजियस बिलीफ क्या थे? बेटा जो अकबर थे, उन्हें खुद पढ़ना तो नहीं आता था, पर उन्हें फिर भी बुक्स बहुत पसंद थी। वो चाहते थे कि कोई व्यक्ति उनके लिए बुक हमेशा पढ़ता रहे। बुक में बहुत इंटरेस्ट था अकबर का। वो ऐसे लोग, मतलब जो स्कॉलर्स थे, उन्हें भी बहुत पसंद करते थे जिनके साथ वो डिस्कस कर पाएँ धर्म को, लिटरेचर को, रिलीजन लिटरेचर को डिस्कस करने के लिए वो बहुत उत्सुक रहते थे। उन्हें लगता था कि हमेशा मेरे आसपास कोई स्कॉलर रहे जिससे मैं रिलीजियस लिटरेचर को डिस्कस कर पाऊँ। और जो फिफ्थ बुक थी उसमें एंसेस्टर्स के बारे में बताया है। द फिफ्थ बुक टेल्स अस अबाउट अबुल फजल्स एंसेस्टर। अबुल फजल के जो एंसेस्टर्स थे उनके बारे में बताया गया है। इट ऑल्सो प्रेजेंट्स एन अकाउंट ऑफ हिज लाइफ। और अबुल फजल की लाइफ को इस बुक में, फिफ्थ एडिशन में, अबुल फजल की लाइफ को डिस्कस किया गया है, उसके एंसेस्टर्स को डिस्कस किया गया है। अबुल फजल का एक और मास्टरपीस है जिसे हम अकबरनामा कहते हैं। ये प्राइमरी सोर्स है जानने के लिए कि रॉयल कोर्ट कैसा होता था 16th सेंचुरी में, है ना। अबुल फजल रेफर्स टू द लीडिंग आर्टिस्ट एंड पेंटर्स ऑफ द अकबर reign।
अबुल फजल को माना जाता है कि ये लीडिंग आर्टिस्ट थे, पेंटर थे। अकबरनामा में बहुत सारी पेंटिंग है बेटा, जो उस टाइम के इवेंट्स को इलस्ट्रेट करती हैं थ्रू पेंटिंग्स, आपको बताती हैं कि उस टाइम में कोर्ट कैसा था, अकबर की सिटिंग पोजीशन कैसी होती थी, कोर्ट किस तरीके से लगता था। तो अबुल फजल को उस टाइम का बहुत ही लीडिंग आर्टिस्ट और पेंटर माना जाता था। अकबरनामा में बहुत सारी पेंटिंग हैं। अदर लिटरेरी वर्क की बात करें कि भाई इनके अलावा भी कोई लिटरेरी वर्क था, तो हाँ, जो दूसरे लिटरेरी वर्क हैं उसमें आएगा निज़ामुद्दीन अहमद की तबाकत अकबरी। तबाकत अकबरी किसने लिखी है? निज़ामुद्दीन अहमद ने। दूसरी है एम्पर जहांगीर ऑटोबायोग्राफी। जहांगीर की जो ऑटोबायोग्राफी है वो भी लिटरेरी सोर्स है। निज़ामुद्दीन की तबाकत अकबरी वो भी लिटरेरी सोर्स का काम करती है। बेटा अब हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करेंगे। तो जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं उनकी मेन कैटेगरीज हैं मॉन्यूमेंट्स मतलब बिल्डिंग्स, कॉइन्स सिक्के, पेंटिंग पता ही सबको, एंड इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? जब आप हार्ड सरफेसेस पे लिख दो, आयरन पिलर पे, कॉपर प्लेट्स पे, रॉक्स पे, तो उसे क्या कहता है, कहा जाता है इंस्क्रिप्शन। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की लिस्ट अगर हम बनाएं तो मुगल पीरियड में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हम सबसे प्रायोरिटी पे रखते हैं मॉन्यूमेंट्स को, फिर कॉइन्स को, फिर पेंटिंग्स को और फिर इंस्क्रिप्शंस को। पहले हम मॉन्यूमेंट्स को डिस्कस करेंगे। द मुगल आर्किटेक्चर रिवील्स अ डिस्टिंक्टिव स्टाइल। मुगल आर्किटेक्चर में आपको एक यूनिक स्टाइल देखने को मिलेगा जिसमें ब्लेंड है, दो चीज़ों का फ्यूजन है, मिलाया है, पर्शियन विथ इंडियन नॉर्म्स। पर्शियन आर्किटेक्चर इंडियन आर्किटेक्चर को मिला के मुगल आर्किटेक्चर बनाया, इसीलिए हम इसे डिस्टिंक्टिव कहते हैं, थोड़ा सा अलग है। अगर हम हुमायूंस टूम्ब को देखें, अकबर फोर्ट को देखें, फतेहपुर सीकरी की बिल्डिंग्स को देखें, रेड फोर्ट को देखें, जामा मस्जिद को देखें, दिल्ली में जामा मस्जिद कहाँ पर है बेटा? दिल्ली में। ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में। तो बहुत सारे मैग्निफिशेंट आर्किटेक्चर। अब बेटा अगर हम मैग्निफिशियंट आर्किटेक्चरल फीचर्स की बात करें कि क्या इसमें अलग था, क्या पर्शियन और इंडियन स्टाइल का ऐसा फ्यूजन था जो हमने पहले नहीं देखा था, तो वो था बेटा डोम, सिलेंडर टरेट्स मतलब बुर्ज, पतले पतले मतलब टावर्स, बुर्ज भी बोल सकते हैं आप लोग, और गेट्स, गेट्स के ऊपर आर्चेस होती होंगी। देखो कई बार देखो हम लोग घर की चौखट ऐसी बनाते हैं ना, यहाँ पर दरवाजे होते हैं, पर यहाँ पर इस तरीके से ग्रेट आर्चेस के साथ गेट बनाया गया है ना। तो द गेट्स ओपनिंग अंडर द ग्रेट आर्चेस, डोम, स्लेंडर टरेट्स, पतले पतले बुर्ज, या मतलब क्या बोलोगे आपने, टावर्स, ये सब इनके इम्पॉर्टेंट फीचर्स थे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा पहले रेड फोर्ट को। इसको बनाने वाले नहीं, बनवाने वाले थे शाहजहां। खुद राजा थोड़ी ना बनाएगा, वो बनवाएगा। तो रेड फोर्ट किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। इसका कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हो गया था? 1639 में, 1639 में। और ख़त्म कब हुआ? 1648 में। 39 में स्टार्ट हुआ, 48 में ख़त्म हो गया, 9 ईयर्स में कंप्लीट हुआ। ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था जिसे सैंडस्टोन और मार्बल से बनाया गया। इसी फोर्ट के अंदर बहुत सारी मैग्निफिशेंट बिल्डिंग्स हैं, जैसे कि दीवान आम है जहाँ पर नॉर्मल जनरल पब्लिक आके अपनी बातों को रख सकती थी। दीवान खास है जहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लोग मीट करते थे। इसका जो टोटल सरकमफेरेंस है वो है 2.4 किलोमीटर का। अगर हम बर्नियर की बात करें तो बर्नियर बताते हैं कि दीवारों के साइड से एक डिच निकाला गया था और उस डिच में पानी भर के उसमें फ़िश रखी जाती थी, जिसको आज हम एक्वेरियम बोलते हैं। तो ऐसे ही बहुत बड़े बड़े इन लोगों ने डिच बनवा रखी थी। अब बेटा यहाँ पर जिसको डिच का मीनिंग नहीं पता है वो भी सुन ले। डिच मतलब होता है खाई या गड्ढा, है ना। तो ऐसी खाइयाँ बनवाई गई थी दीवार की साइड में और उसमें मछलियाँ रखी जाती। अब बेटा जो लाहौरी गेट है, जो लाहौरी गेट है फेसिंग द एंड ऑफ चांदनी चौक, जो चांदनी चौक के एंड को दिखाता है, बहुत ही इम्पोसिंग है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोसिंग है। एक्सीलेंट टावर्स हैं, मैग्निफिशेंट सेंट्रल आर्च है, बहुत बड़ा सा सेंट्रल आर्च मिलेगा आपको, बड़े बड़े टावर्स मिलेंगे बहुत ही खूबसूरती से बनाए हुए। तो ये भी देखने लायक है। जामा मस्जिद, जामा जब मस्जिद बनाने वाले भी शाहजहाँ ही थे।
1650 से लेके 56 6 सालों में जामा मस्जिद बन गई अंडर द सुपर इंटेंडेंस ऑफ शादुल्ला खान। शादुल्ला खान ने बहुत मेहनत की बेटा जामा मस्जिद को बनवाने में। वज़ीर थे उस टाइम, चीफ मिनिस्टर थे शादुल्ला खान। और बेटा ये जो वर्ड है ना सुपर इंटेंडेंस, इसका मतलब होता है सुपरविजन। तो किसके सुपरविजन में बनी है जामा मस्जिद? शाहदुल्ला खान के सुपरविजन में बनी है। बनवाने वाले कौन थे बेटा? शाहजहां। इसमें 3 गेटवेज हैं। ये जो मॉस्क है इसमें 3 गेटवेज हैं और जैसे ये गेटवे से अंदर जाओगे आपको स्टेप्स मिलेंगी, मतलब सीढ़ियाँ मिलेंगी, वो भी बहुत ही मेजेस्टिक फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स जो आपको 3 अलग अलग डायरेक्शन में छोड़ेगी, साउथ, नॉर्थ और ईस्ट। ठीक है, 3 साइड में स्टेप्स मिलेंगे जिनके थ्रू आप ऊपर जा सकते हो। जो 3 गेटवेज हैं ये आपको एक्सेस देते हैं ओपन कोर्ट की। ठीक है, एक बहुत बड़ा सा कोर्ट है, ओपन एरिया है। तीनों गेटवे से जब आप अंदर की तरफ जाओगे तो आपको एक बहुत बड़ा ओपन एरिया मिलेगा जिसमें रेड सैंडस्टोन से काम किया गया है। लार्ज स्क्वायर्स लगे हुए रेड सैंडस्टोन के, इस तरीके से रेड सैंडस्टोन लगे हुए हैं। ठीक है, और अगर हम कोर्ट के वेस्ट साइड की बात करें तो वहाँ पर मॉस्क है सरमाउंटेड बाय 3 मार्बल डोम्स, और वहाँ पर मार्बल से बने हुए डोम्स हैं। ठीक है, कोर्ट के साइड में आपको मॉस्क मिलेगी, मॉस्क में मिलेंगे 3 डोम्स। जो सेंट्रल डोम है इज़ द लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट, तो मैंने एक जैसे बना दिए। देखो एक डोम ऐसा होगा, एक डोम ऐसा है, एक ऐसा है। जो सेंट्रल वाला है वो लार्जेस्ट है और हाईएस्ट। अब हम बात करेंगे ताजमहल की। तो जो सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग मॉन्यूमेंट है जो शाहजहाँ ने बनवाया वो है ताजमहल। कहाँ है ताजमहल? आगरा में है। किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। ताजमहल भाई कहाँ पर है? ताजमहल है आगरा में। किसने बनवाया है? शाहजहाँ ने बनवाया है। किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के बैंक पर है। ये जो ग्रैंड मौसलम है उससे बनवाया गया है उनकी अपनी वाइफ, बिलव्ड वाइफ क्वीन मुमताज़ महल की मेमोरी में। जो ताजमहल है उससे कहा जाता है कि ये क्या कहा जाता है? ये 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में एक है। इसकी मेजेस्टी के लिए, इसके स्प्लेंडर के लिए, जो भव्यता उसमें है उसके अकॉर्डिंग इसे किस लिस्ट में रखा गया है? 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के जो 7 अजूबे हैं उसमें ताजमहल भी एक है। ताजमहल बनवाने वाले थे शाहजहाँ। कहाँ बनाया? आगरा में। किस रिवर के किनारे? यमुना रिवर के किनारे बनाया गया है। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा मौसलम है जिसे बनाया है उन्होंने अपनी वाइफ, बिलव्ड वाइफ क्वीन मुमताज़ महल की याद में। जो ताजमहल है उससे वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स मेजेस्टी एंड स्प्लेंडर। जो भव्यता है उसमें, उसकी वजह से, उसकी महिमा की वजह से, उसकी भव्यता की वजह से वो 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में है। जो ग्रेस है, जो लवलीनेस है इन आर्किटेक्चर्स की, उन्हें हम डिटेल में एनालाइज करेंगे मुग़ल आर्किटेक्चर वाले चैप्टर में। यहाँ पर हमने बस थोड़ा सा ही डिस्कस उसको किया है। बेटा अब हम लोग डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 मुग़ल एम्परर्स को। तो पहले सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बाबर को। बाबर ने इंडिया में रूल स्टार्ट किया 1526 में और सिर्फ 4 ईयर्स ही रूल कर पाए। बाबर जब बेटा सिर्फ 12 साल के थे तब उन्हें उनके पापा से एक छोटा सा किंगडम मिला। कहाँ पर? सेंट्रल एशिया में। उनके पापा की डेथ बहुत जल्दी हो जाती है। बाबर के जो फादर होते हैं उनकी डेथ जल्दी हो जाती है जब ये सिर्फ 12 साल के रहते हैं। जब ये 12 साल के रहते हैं तो इन्हें क्या मिलता है? सेंट्रल एशिया में एक छोटू सा किंगडम। पर जैसे जैसे ये बड़े होते गए इन्होंने किसको जीता? काबुल को जीता और नियर बाय छोटे छोटे एरियाज़ को भी जीत लिया। दूसरे इन्वेटर्स की तरह बाबर की भी यही सोच थी कि यार इंडिया जाना और इंडिया को लूटना है। ही वॉज नॉट थिंकिंग लाइक कि इंडिया में जाके मुझे मुग़ल डायनेस्टी का फाउंडेशन स्टोन रखना है। नो, बिल्कुल नहीं। जैसे महमूद गजनी, महमूद गौरी थे वैसे ही बाबर भी सोचते थे। वो बहुत अमीर थे इंडियन वेल्थ से। उन्हें पता था कि भारत में बहुत सारा सोना है, बहुत सारे रिचेस हैं, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा सोना इंडिया में है। तो वो भी सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए इंडिया आना चाहते थे। बिफोर इस फाइनल कॉन्क्वेस्ट, फाइनल जीत मिलने के पहले बाबर ने 4 बार ट्राई किया था इंडिया में आने का। 5th अटैम्प्ट में उन्हें मिल जाती है सक्सेस। अब हम डिस्कस करेंगे बैटल ऑफ पानीपत। इब्राहिम लोदी जो कि रूलर थे दिल्ली के एंड द बाबर्स। देखो हम लोग डिस्कस करें बैटल ऑफ पानीपत को, तो बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच में हो रहा है बेटा? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हो रहा है। और इनकी जो सेनाएं हैं, मतलब जो शोल्जर्स हैं, वो कहाँ पर मिलेंगे बेटा? पानीपत में।
ठीक है बात। तो इब्राहिम लोदी जो रूलर थे दिल्ली के, और जो बाबर थे, उनकी फोर्सेस, उनके सोल्जर्स मिले कहाँ पर? बैटल फील्ड ऑफ पानीपत में। कब? 1526 में। कब मिले बेटा? 1526 में। बाबर की जो आर्मी थी वो न्यूमेरिकली इंफीरियर थी, पर उसके पास फायर आर्म्स थे, लार्ज पावरफुल गन्स। फिर से ध्यान से सुनना, बाबर की आर्मी नंबर में इंफीरियर थी, कम थी, पर उसके पास एक शक्ति थी, वो शक्ति थी उसके पावरफुल गन्स की, फायर आर्म्स की। मोर ओवर ही हैड एक्सपीरियंस ऑफ वेटरन जनरल, और तो और उसके पास एक्सपीरियंस भी बहुत बढ़िया था। पर बेटा बाबर की जीत के पीछे उसकी कंज्यूमट लीडरशिप थी, सुपीरियर वेपन्स थे। मतलब वास्तव में अगर वो जीता तो किस वजह से जीत पाया? अब यहाँ पर ये जो वर्ड है कंज्यूमेट लीडरशिप, कंज्यूमेट का मीनिंग क्या होता है? लीडरशिप तो आप सबको पता होगा। कंज्यूमेट का मतलब होता है एक्सट्रीमली स्किल्ड। तो लीडरशिप स्किल्स बाबर में कूट कूट के भरे हुए थे, तो उनके कंज्यूमेट लीडरशिप के कारण, सुपीरियर वेपन्स के कारण, मतलब फायर आर्म्स के कारण बाबर की जीत हुई। दैट ही हैड एक्वायर्ड फ्रॉम टर्की, और ये दोनों ही चीज़ें उसने किससे सीखी थी? टर्की से। ठीक है बात। फिर से एक बार समझो कि वास्तव में उसे जीत मिली दो कारणों से। पहला था कंज्यूमेट लीडरशिप, दूसरा था सुपीरियर वेपन। कंज्यूमेट मतलब होता है एक्सट्रीमली स्किल्ड, वो एक्सट्रीमली स्किल्ड था लीडरशिप में, ये एक कारण बना उसकी जीत का। दूसरा था सुपीरियर वेपन्स, उसके पास जो हथियार थे वो बहुत ही अच्छे थे। जो दोनों ही चीज़ें थी वो उसने कहाँ से एक्वायर की थी? टर्की से। बाबर वॉज नाउ द रूलर ऑफ दिल्ली, और अब बाबर दिल्ली का रूलर बन गया था। दो नॉट येट द किंग ऑफ इंडिया, इंडिया का राजा तो नहीं था, पर बेटा वो दिल्ली का तो रूलर बन गया था, क्योंकि उसने दिल्ली के रूलर इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत पे अगर आपको शॉर्ट नोट लिखने को आए तो आप क्या लिखोगे? इब्राहिम लोदी और बाबर की सेनाएं मिलती हैं पानीपत में अप्रैल 1526 में। बाबर की सेना नंबर में कम थी, पर उसके पास फायर आर्म्स बहुत अच्छे थे। क्लियर हुई बात? ये एक वेटरन जनरल था, उसका ये एक्सपीरियंस बहुत काम आया। इसकी विक्ट्री की वजह थी कंजर्वेटिव लीडरशिप और सुपीरियर वेपन्स। जीतने के बाद ये बन गए दिल्ली के रूलर। क्यों बन गए? क्योंकि इन्होंने दिल्ली के रूलर को हराया था। मतलब इब्राहिम लोदी दिल्ली के रूलर थे, उनको हरा दिया था। ये भारत के तो राजा नहीं बने थे, पर दिल्ली के रूलर तो बन गए थे। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा द बैटल ऑफ खानवा। बेटा जो बैटल ऑफ खानवा था वो बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पर अब हमारे अकबर को लड़ना था हमारे राणा सांगा से। ठीक है बात। राणा सांगा ने पूरे के पूरे राजपूत को इकट्ठा कर रखा था कि भाई ये जो मुगल इन्वेडर है ये हमारे इंडिया में इन्वेजन करेगा, हमें इसको आगे नहीं बढ़ने देना है, इसको यहीं रोकना था। पूरी राजपूत कन्फेडरेसी को इन्होंने ऑर्गेनाइज कर रखा था। साथ ही साथ कुछ अफगानी रूलर्स भी इन्हें हेल्प कर रहे थे। किसको? राजपूत को। जो मोस्ट फॉर्मिडेबल चीफ्टेंस थे जिनके अगेंस्ट में अभी भी बाबर को लड़ाई करनी थी, उनमें थे राणा सांगा। राणा का सांगा कहाँ से थे? मेवाड़ से थे, जिन्होंने ऑर्गेनाइज कर रखा था राजपूत कन्फेडरेसी को अगेंस्ट द मुगल इन्वेडर। बहुत सारे अफगान चीफ्स जो थे उन्होंने भी राजपूत के साइड लिया, जिसमें एक थे सुल्तान महमूद लोदी, और ये सिकंदर लोदी के बेटे थे, जिनको राणा सांगा ने आश्वासन दिया था कि दिल्ली पे तो रूल तुम ही करोगे बेटा, दिल्ली के रूलर तो तुम ही बनोगे। किसको? सुल्तान महमूद लोदी को। किसके बेटे थे ये? सुल्तान सिकंदर लोदी के। तो इन्हें प्रॉमिस किया किसने? राणा सांगा ने, कि भाई जो रूलर है दिल्ली के वो तुम ही रहोगे। और उन्होंने भी राणा सांगा को उन्हें ज्वाइन कर लिया, या राणा सांगा ने उन्हें ज्वाइन कर लिया। सच अ फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन। अब अफगान भी हैं, सुल्तान सिकंदर लोदी के बेटे भी हैं, पूरी की पूरी राजपूत कन्फेडरेसी भी है। इतना भयंकर कॉम्बिनेशन। अननर्व्ड बाबर सोल्जर्स। अब जितने भी सोल्जर्स थे वो थोड़े ठंडे पड़ने लगे कि भैया पूरी की पूरी राजपूत कन्फेडरेसी, अफगान, ये सब इकट्ठे मिलके लड़ेंगे। तो इन्होंने बाबर से कह दिया भाई हम तो नहीं जीत पाएंगे। अननर्व्ड होना मतलब थोड़ा सा नर्वस हो जाना, थोड़ा सा पीछे की तरफ हटने लगना। तो बाबर ने कहा कि भाई ऐसा तो नहीं चलेगा। तो बाबर ने एक नया ही पैतरा अपनाया यहाँ पर। बाबर ने इस लड़ाई को किसकी लड़ाई बना दिया? धर्म की लड़ाई बना दिया, रिलीजियस वॉर बना दिया, है ना, क्रूसेड का फॉर्म दे दिया। उसने कहा कि हम जिहाद कर रहे हैं, रिलीजियस वॉर कर रहे हैं, और आप लोग जिहाद नहीं करोगे तो अल्लाह आपको माफ़ नहीं करेगा, इसीलिए आपको तो ये लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी।
तो बेटा सच अ फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन, ये इतना बड़ा जो कॉम्बिनेशन हो गया था, इसने बाबर के सोल्जर्स को थोड़ा सा नर्वस कर दिया, अननर्व्ड कर दिया, और इनमें नए करेज को इन्फ्यूज़ करने के लिए, डालने के लिए, लोगों के दिलों को थोड़ा सा मजबूत बनाने के लिए बाबर ने कहा कि बेटा ये तो रिलीजियस वॉर है, जिहाद है। और ड्रामेटिक गेस्चर में उसने वाइन के कप को तोड़ दिया। एक ही बहुत ही ड्रामेटिक गेस्चर था। इस गेस्चर में उसने अपने वाइन के कप को तोड़ दिया और कसम खा ली, यहाँ पे शपथ ले ली कि मैं आगे से स्ट्रॉन्ग ड्रिंक्स को नहीं ड्रिंक करूँगा, ठीक है। और इस तरीके से पूरी की पूरी आर्मी में नई जान आ गई। जो वो चाह रहा था वो हो गया। दिस प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड इफेक्ट। भैया राजा ने शराब पीना छोड़ दिया, वाइन पीना छोड़ दिया, वाइन कप को तोड़ दिया, शपथ ले ली, इससे बढ़िया क्या चाहिए। सारे के सारे लोग वापस से एंथुजियाज्म उनके अंदर आ गया। द डिफीट ऑफ द राजपूट्स वॉज कंप्लीट। और देखो सिर्फ जिहाद की बात करके उसने इतने बड़े कॉम्बिनेशन को हरा दिया। द विक्ट्री एट खानवा, अ विलेज नियर आगरा, आगरा के पास है खानवा, जहाँ पर विक्ट्री मिली किसको, हमारे बाबर को। किसके अगेंस्ट में, हमारे राणा सांगा और पूरी कन्फेडरेसी के अगेंस्ट में। कब, मार्च 1527 में। अब बाबर को पूरा कंप्लीट कंट्रोल मिल गया था दिल्ली आगरा रीजन का। पहले तो दिल्ली मिला था उसको, किसको हरा के मिला था दिल्ली, बताओ मुझे, इब्राहिम लोदी। पर अब राणा सांगा, उनकी कन्फेडरेसी, अफगान, इन सबको हरा के उसे आगरा वाला रीजन में मिल गया। बाबर देन अंडरटुक हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ फोर्ट्स ईस्ट ऑफ आगरा। आगरा की ईस्ट में जितने भी फोर्ट थे उन पे भी जीत दर्ज कराता गया अकबर, एक के बाद एक। एमंग दैम बीइंग द ग्वालियर एंड द ढोलपुर। ग्वालियर भी उसके कंट्रोल में आ गया, ढोलपुर भी उसके कंट्रोल में आ गया। अकबर ने उसके बाद ने हराया किसे, बंगाल और बिहार की कंबाइंड फोर्सेस को। बाबर नेक्स्ट डिफीटेड द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ बंगाल एंड बिहार इन 1529। ही डाइड इन 1530। जितना जीवन वो रहा सिर्फ लड़ता ही रहा, जीतता ही रहा। बाबर की जो नेक्स्ट हार थी वो किसको मिली, बंगाल और बिहार को, 1529 में। और 1530 में तो बाबर की डेथ ही हो जाती है। अब हम बात करेंगे असेसमेंट का। बाबर ने फर्स्ट स्टोन तो रख दिया था स्प्लेंडेड एम्पायर विच ड्यूरिंग अकबर्स रिजीम गॉट एन ऑर्डरली एडमिनिस्ट्रेशन। एक स्प्लेंडेड एम्पायर का फर्स्ट स्टोन तो रख गए थे बाबर, जो बाद में जाके एक ऑर्डरली एडमिनिस्ट्रेशन बनेगी, एक बहुत बड़ा एम्पायर बनेगी। किसके टाइम में, अकबर के टाइम पे। ये जो व्यक्ति था आउटस्टैंडिंग एबिलिटी वाला था, इसके अंदर बहुत शक्तियाँ थी, आर्टिस्टिक टेम्परामेंट था, राइटर था और बहुत ही अच्छा लिखता था, बहुत ही प्रोफिशिएंट। इसको पर्शियन लैंग्वेज बहुत अच्छी आती थी, अरबिक आती थी, टर्किश लैंग्वेज आती थी। इनका जो मेमोयर है तुज़ुक बाबरी, जिसे हम बाबरनामा भी कहते हैं, वो इंडियन मतलब पूरे लिटरेचर में, हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखो अब यहाँ पर हम बाबर की तारीफ़ कर रहे हैं, तो जो बाबर थे बहुत ही ताकतवर, शक्तिशाली, बहादुर थे, आर्टिस्टिक टेम्परामेंट के थे, बहुत ही बढ़िया राइटर थे, बहुत ही एलिगेंस के साथ लिखते थे। पर्शियन आती थी, अरबिक आती थी, टर्किश लैंग्वेज आती थी। इनका जो मेमोयर है जिसे हम तुजुक बाबरी कहते हैं और कई बार बाबरनामा भी कहते हैं, उसका हाई प्लेस है हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर में। ये जो बुक थी ये इनवैल्यूएबल सोर्स है। अगर आपको उस टाइम के बारे में जानना है तो आपको तुजुक बाबरी या बाबरनामा पढ़ना चाहिए। किस टाइम के बारे में, जब अब बाबर जी रहे थे। थ्रू एंड हिज डेयरिंग एडवेंचर, कैसे वो बिना डरे सबके खिलाफ लड़ने खड़े हो जाते थे, ये सब जानना है तो तुजुक बाबरी या बाबरनामा पढ़ो। अब हम पढ़ेंगे बेटा हुमायूं को। बाबर के बाद कौन आए, हुमायूं। 1530 से लेके कब तक रहेंगे, 1556 तक। हाँ, तो जो हुमायूं थे उनका जो इफेक्चुअल रूल था वो 10 सालों तक रहा। अब आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, यहाँ तो लिखा है 1530 से लेके 1556, 26 ईयर्स की बात हो रही है, यहाँ पर सिर्फ 10 ईयर्स लिखा है। तो बेटा ये पहले इंडिया से जाएंगे और फिर वापस से आएंगे और फिर बाकी का रूल कंटिन्यू करेंगे। रूल तो पूरा 26 ईयर करेंगे, पर शुरुआत के 10 साल जो इनका क्रियाशील रूल रहा, ये 10 साल ही रहा, क्योंकि इन्हें इंडिया के बाहर जाना पड़ा 1540 में।
30 से 40 तक रूल किया, मतलब 10 साल रूल किया, फिर वापस चले गए एंड रीगेन्ड हिज थ्रोन ओनली इन 1555। और 1555 में इन्होंने वापस से थ्रोन को अक्वायर किया, ठीक है, मतलब 15 साल बाद। तो हुमायूं का जो फैक्चुअल रूल था, जो क्रियाशील रूल था, वो शुरुआत में 10 साल रहा, 30 से लेकर 40 तक। इन 10 सालों के बाद उन्हें इंडिया छोड़ के जाना पड़ा। 1555 में 15 साल बाद वो वापस आए। बेटा जब हुमायूं को थ्रोन मिला था 1530 में, तब बहुत पॉलिटिकल कन्फ्यूजन, इकोनॉमिक अनरेस्ट था, पॉलिटिकल कन्फ्यूजन था जब बाबर को थ्रोन मिला। जो अफ़गान थे उन्होंने अब तक अपनी पावर को पूरी तरह सरेंडर नहीं किया था, है ना, वो चाहते थे कि वापस से उन्हें थ्रोन मिल जाए। द अफगान हैड नॉट बीन सबड्यूड एंड अंडर शेर खां मतलब जिसे हम शेर शाह सूरी भी कहते हैं, उनकी लीडरशिप के अंदर में ये जो होप थी उसकी नर्सिंग की जा रही थी, मतलब उस होप को बढ़ाया जा रहा था, बहुत आशाएं बांधी जा रही थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम मुगल्स को इंडिया से बाहर फेंक देंगे। तो जो अफ़गान रूलर्स थे उन्होंने अभी तक अपनी पावर को पूरी तरह सरेंडर नहीं किया था। अंडर शेर खान, जिसे हम शेर शाह सूरी भी कहते हैं, उनकी लीडरशिप में ये लोग चाह रहे थे कि मुगल्स जो हैं वो इंडिया छोड़ के भाग जाएं। हुमायूं हैड टू फेस शेर खां फोर्सेस एट चौसा। चौसा में शेर खां या शेर शाह सूरी और हुमायूं की लड़ाई होती है। ऑन द वे इन जून 1539, फिर से ध्यान से सुनो, हुमायूं को फेस करना पड़ा शेर शाह फोर्सेस को, शेर शाह सूरी की फोर्सेस को चौसा में। ऑन द वे इन जून 1539, कब? 1539 में हुमायूं और शेर शाह सूरी लड़ रहे हैं, कहाँ पर? चौसा में। ये एक डिसाइसिव डिफीट थी बेटा। मतलब मुग़ल फोर्सेस बहुत बुरी तरीके से हारी, उन्हें बहुत सारे लॉसेस हुए, बहुत बड़ी हार थी हुमायूं के लिए। कब की? 1539 की चौसा की लड़ाई की हार। मुग़ल आर्मी बहुत बुरे तरीके से सफ़र कर रही थी, बहुत सब्सटेंशियल लॉसेस इन्हें हुए थे। हुमायूं समहाउ मैनेज करते हैं और आगरा तक पहुंच जाते हैं। ही लॉस्ट अनदर बैटल एट कन्नौज इन मई 1540। वहाँ से तो हुमायूं भागते हैं, भाग के वापस आगरा पहुंच जाते हैं। फिर इनकी एक लड़ाई होती है कन्नौज में मई 1540 में, और इसके बाद तो वो इधर उधर भटकते रहते हैं बेटा। सच में 1539 में हारे, 1540 में फिर हारे, और फिर तो वैंडर्ड मतलब होता है भटकना, दर दर भटकना, तो दर दर भटकने लगे, प्लेस टू प्लेस भटक रहे हैं। अल्टीमेटली जो रूलर थे ईरान के, उन्होंने उन्हें प्लेस दी कि भाई तुम यहाँ आके रुको, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। विद द हेल्प ऑफ हुमायूं कुड रिकैप्चर काबुल एंड कांधार इन 1545। और ईरान के जो रूलर थे जिन्होंने उन्हें जगह दी रहने की, उन्होंने ही फिर हुमायूं की हेल्प की। उनकी हेल्प से हुमायूं ने वापस से काबुल जीत लिया, कांधार जीत लिया 1545 में। शेर शाह की डेथ होती है 1545 में। 1545 में किसकी डेथ हो जाती है? शेर शाह की डेथ हो जाती है। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन इस्लाम शाह, और इस्लाम शाह सक्सीड करते हैं। शेर शाह के बाद कौन आते हैं? उनके बेटे इस्लाम शाह, उनकी भी डेथ हो जाती है 1554 में। अब वॉर ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट हो जाता है। देखो फिर से ध्यान से सुनना, काबुल कंधार तो 1545 में जीत गए थे कौन? हमारे हुमायूं। यहाँ इंडिया में क्या हो रहा था? शेर शाह की डेथ हो जाती है 1545 में। शेर शाह की डेथ होती है तो उसका बेटा इस्लाम शाह नया राजा बन जाता है, पर उसकी भी डेथ हो जाती है 1554 में। अब वॉर ऑफ सक्सेशन, आने वाला राजा मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, बहुत सारे क्लेमेंट्स हो जाते हैं थ्रोन के, हर व्यक्ति बोलता मैं। 1555 में इस मैं का फ़ायदा उठाते हुए हुमायूं वापस आते हैं और फिर से रिकवर कर लेते हैं किसको? दिल्ली को। इसलिए कहते हैं ज़्यादा मैं नहीं करना चाहिए। Student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section. We'll discuss from Akbar in part 2. Okay.